हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और आज जो ये रहेगा प्रैक्टिस सेट 4 रहेगा और इसके आज जो है तीसरा पार्ट मैं जो है चौथा पार्ट अपलोड करूँगा। तो इससे पहले मैंने जो है प्रैक्टिस सेट 4 के जो है 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और टोटल जो वहाँ पे क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन है। आज रहेगा यहाँ पे 92 से और 150 तक का। कहाँ से 92 से और 150 तक के क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट करना। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो इनका नाम क्या क्या है ये बताना है कि उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो 92 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा। क्या हो जाएगा? मेजर सोमनाथ शर्मा हो जाएगा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा उत्तराखंड व देश के पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1947 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत परमवीर चक्र भारत का सर्वोत्तम सैन्य अलंकरण है जिसे युद्ध के दौरान अदम्य साहस अथवा जाबांजी अथवा और बहादुरी प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किया जाता है। 93, उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया था? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत चीन युद्ध 1962 में। तो उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य जो है होने वाले व्यापार को भारत चीन युद्ध 1962 के घटना के पश्चात बंद कर दिया गया था। और उत्तरांचल, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, उत्तराखंड के किस पर्वतीय स्थल को हिल स्टेशन पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमें बताना है कि पर्वतीय स्थल यानी हिल स्टेशन किसे पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहाड़ों, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो उत्तराखंड के देहरादून जनपद में स्थित है मसूरी, इसी को जो है पहाड़ों की रानी कहा जाता है। किसे? मसूरी को। तो इस जो है उत्तराखंड के देहरादून जनपद में है मसूरी है और इसकी स्थापना सन 1823 में एक अंग्रेज सौरी द्वारा कैमल्स बैंक पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने में की गई। 6,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान भारत के प्रमुख पर्वतीय नगरों तथा पर्यटन केंद्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से हिमाच्छादित चोटियाँ दिखाई देती हैं और इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ पे 95 है, इसको हमें बताना है कि सूची को सूची 2 से मिलान करना है 95। तो सबसे पहले यहाँ पे बताना है पहाड़ों की रानी, तो ये हो जाएगा मसूरी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 3। तो पहाड़ों की रानी कौन है? मसूरी है। गोचर बताना है, गोचर कहाँ पे है? तो गोचर हो जाएगा आपका चमोली में। कहाँ पे है? चमोली में है। धार्मिक शहर, तो धार्मिक शहर नैनीताल या हरिद्वार है, तो कौन सा है? हरिद्वार है। और तालों का शहर कौन सा है? नैनीताल है। तो अगर आप इसमें देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे पहाड़ों की रानी मसूरी 3, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे काफ़ी सभी में जो है इनमें ए में देखते हैं तो सभी में 3 है। अब उसके बाद इस तरह से हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। गोचर, गोचर का है चमोली में। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि बी का एक किस किस में है? 2 में है। तो यानी जो सी वाला है और डी वाला है इनको हम क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम धार्मिक शहर हरिद्वार। अब देखेंगे कि जो सी है उसका यहाँ पे 4, यानी कोई ना क्लू मिल जाए तो हमारा आंसर यहाँ पे राइट बन जाता है। तो 95 यहाँ पे देखेंगे तो बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। केदारनाथ आपदा आई थी, तो 96 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जून 2013 में। तो 16 जून 2013 को जो है आपदा आई थी केदारनाथ में। तो यहाँ पे देखते हैं केदारनाथ आपदा उत्तराखंड राज्य के 16 जून 2013 को आई, जिसमें लगभग 6,000 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई। लगातार हुई बारिश के बाद जो है मंदिर के पास स्थित चौराबाड़ी झील के टूटने से केदारनाथ के आसपास जो है इलाके जलमग्न हो गए और पानी जो है मंदाकिनी नदी में उतरा, जिस वजह से नदी रौद्र रूप लेते हुए तबाही करने लगी। चैमू देवता की उपासना निम्न में से किसके संरक्षण हेतु की जाती है? तो 97 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, पशुधन। तो चौमू देवता या चैमू देवता का मूल स्थान चंपावत जनपद में गुमदेश स्थित चमल देव में है, किंतु चंपावत के अतिरिक्त पिथौरागढ़ में वड्डा के निकट चौपाता तथा अल्मोड़ा की र्यूनी तथा द्वारसो पट्टियों एवं उनके निकटवर्ती इलाकों में भी इसका प्रभाव है। इनके 4 मुंह होने के कारण चौमू देवता कहा जाता है और यह चारागाह में जाने वाले पशुओं का रक्षक है। इस प्रकार चौमू देवता का संबंध पशुधन से है।
उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? 98 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेतवाड़ उत्तरकाशी। तो नेतवाड़ उत्तरकाशी में दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। यहाँ एक मंदिर पोखु देवता को भी समर्पित है। सेम मुखेम प्रसिद्ध है, तो सेम मुखेम प्रसिद्ध है। 99 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, नागराजा मंदिर। तो सेम मुखेम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध नागराजा मंदिर है। इस मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में नागराजा की स्वयंभू शिला है जो द्वापर युग की बताई जाती है। इस मंदिर परिसर में प्रतिदिन वर्ष के अंतराल पर भव्य मेले का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, धारचूला किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो धारचूला जो प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर बी, यह है पैराग्लाइडिंग के लिए। तो धारचूला भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं हिमालय के पिथौरागढ़ जिले का एक स्थान है जो पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो धारचूला एक क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, धारचूला जो है उत्तराखंड के किस राज्य में है? तो धारचूला जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? पैराग्लाइडिंग के लिए। उत्तराखंड के किस जनपद में ऐतिहासिक एक हथियारनौला स्थित है? 101 का यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, चंपावत में। ऐतिहासिक एक हथियारनौला चंपावत में स्थित है। ढकना गांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित एक नौला एक हाथ से निर्मित होने के कारण एक हथियारनौला के नाम से जाना जाता है। यह नौला चंद राजाओं के शासनकाल में निर्मित किया गया था। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इससे पहले क्या होता है कि जो यहाँ पे चंद राजाओं के समय पे एक जो कारीगर होता है वो जो है वहाँ पे महल बनाता है, घर बनाता है, जो भी उस रहता है उसमें महल बनाता है। तो वो क्या करता है, जो राजा होता है, जो शासक होता है, तो वो देखता है कितना अच्छा घर ये कहीं दूसरे के लिए या अन्य इससे ऐसा ना बनाए, तो इसलिए वो क्या करता है, उसके हाथ काट देता है। लेकिन जो कारीगर होता है वो क्या कर देता है, वो क्या करता है, उसका एक हाथ यानी वो अपने हाथ से ही जो है इस तरह से, और उसकी बेटी जो है उसकी मदद करती है, और वो इसी तरह से क्या करता है, एक पत्थर से अन्य जो है इस तरह जो है एक पत्थर से दूसरा महल और इस तरह जो है एक हथियारनौला तैयार कर देता है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने में आती हैं। तो 101 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 102 देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुग्याल जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो 102 यहाँ पे देखेंगे सी हो जाएगा, दयारा बुग्याल। तो दयारा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यह 10 किलोमीटर लंबा व 5 किलोमीटर चौड़ा है। मखमली घास व विभिन्न वन्य पुष्पों के लिए प्रसिद्ध यह क्षेत्र स्कीइंग के लिए भी बहुत उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना पानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस में स्थित है? तो 103 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, पिथौरागढ़ जनपद में। किसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा दूधातोली। दूधातोली आपका जो है पौड़ी हो गया, चमोली हो गया, और आपका ये अल्मोड़ा हो गया, इन सभी में फैला हुआ क्षेत्र है। तो दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। दूधातोली उत्तर दक्षिण दिशा में एक मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के थैलीसैंण तहसील के पास से शुरू होती है। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? 105 का यहाँ पे राइट आंसर है सी, पौड़ी गढ़वाल। तो सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में अवस्थित है। उत्तराखंड के अन्य वन्यजीव अभ्यारण्यों में से चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में अस्कोट वन्यजीव विहार, पिथौरागढ़ जिले में और मसूरी वन्यजीव विहार देहरादून जिले तथा बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा जिले में अवस्थित है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में अवस्थित है। उत्तराखंड के जो वन्यजीव अभ्यारण्यों में गोविंद वन्यजीव विहार जो उत्तरकाशी में है, केदार वन्यजीव विहार चमोली और रुद्रप्रयाग में, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में, और मसूरी वन्यजीव विहार देहरादून और बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पे अब मैथ्स स्टार्ट हो गई है 106 से। यदि ए का जो है 5% प्लस बी का जो है 4% जो है इक्वल टू 2/3 और ए का 6% प्लस बी का 8% हो तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर, मैं केवल इसी को बताऊंगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4:3 में। अगर आप जो है इनका हल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, और इनकी जो हल जो आंसर है उसको मैं PDF बना के टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ए और बी के वेतनों का जो अनुपात है 3:4 में है, और ए और बी दोनों में से जो है प्रत्येक के वेतनों में जो है 3000 की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का जो नया अनुपात होता है 18:23 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये देखना है कि इनका वेतन, सबसे पहले बेसिक वेतन कितना है,
ये जो चैप्टर है आप जो है अच्छे से रीड आउट करना, काफ़ी ये क्वेश्चन जो है आप लोग इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे देखते हैं कि ए और बी। तो इसको अगर हम ले लेते हैं तो ए यानी ए और बी का जो वेतन है, ए और बी, क्योंकि इसमें थोड़ा लिखने की दिक्कत है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता। तो इसमें थोड़ा लिखने की दिक्कत हो रही है। 3x, ए 3x ले लेते हैं और बी ले लेते हैं हम 4x, क्योंकि इस तरह से इनका वेतन है। अब जब ये है तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि करने पर अगर हम दोनों, तो क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं जितना मैं लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3x और प्लस का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो प्लस यानी यहाँ पे 3000 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसको हम प्लस कर देंगे। अगर क्या होता है यहाँ पे जो है वृद्धि ना होके यहाँ पे जो है वृद्धि नहीं होती, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस करते। तो 3x प्लस क्या करेंगे 3000 और उसके बाद क्या करेंगे 3000। अब क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है 4x, इस तरह से हम लिख लेंगे इसको। और यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों में वृद्धि हो रही, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे प्लस करेंगे और 3000 लिख लेंगे। यहाँ पे ये दोनों हो गया, इतना आप जो है नोट डाउन करके अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दूसरा कह रहा है कि 18:23, इसका 18, इसका जो है 3x का कितना है 18 और नीचे वाले जो 4x है उसका कितना है 23:। ये थोड़ा यहाँ पे लिखने की दिक्कत है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। ये क्या है 3x प्लस का 3000, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, और 4x प्लस का क्या है 3000, दोनों में 3000 है। लेकिन क्या है, वेतनों का जो नया अनुपात है, नया अनुपात कितने का बन रहा है, ये बन रहा है आपका कितना 18/, ये लिख लेंगे हम 23। अब हमने इस तरह से क्यों लिखा 18/23, क्योंकि जो ए है, ए का क्या है 3 के अनुपात में है, तो उसका क्या है, और 4 है, जो 4 का अनुपात क्या है, तो 4 का जो अनुपात है बी का अनुपात है 4। अब जो दोनों की वृद्धि हो रही है तो वो यहाँ पे 3000 दोनों की सेम वृद्धि हो रही है, इसलिए इस तरह से हम क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व इसको कैसे करेंगे, तो जो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, 23 में मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 23 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3000 में, और 18 का जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4 में हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस का 3000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 69x प्लस का क्या हो जाएगा 69,000, कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों अब कितना हो जाएगा, अब ये नीचे आ जाएगा हमारा 72, क्योंकि 18 4 72, तो 1872 आ जाएगा 72x, और प्लस का कितना आ जाएगा 3000, कितना आ जाएगा 3000, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ये कितना है 18, तो ये आ जाएगा आपका 54। इसमें भी करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका, हाँ इसका फिर 3000 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा प्लस का आ जाएगा आपका 18 3 54 5400, तो इसको इतना लिख लेंगे। और जब ये आ जाएगा तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, तो इसको हम इक्वल में लिख सकते हैं। जो हमारे ये क्या है फ्रैक्शन में हो रखा है, इसको हम इक्वेशन में लिख सकते हैं, इक्वल बना के लिख सकते हैं। इक्वल बना के लिखेंगे, यहाँ पे जगह ना होने के कारण आप लोग यहाँ पे तो इक्वल में लिखेंगे, तो अब क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 69x प्लस 69,000, ठीक है। और इक्वल करेंगे यहाँ पे, फिर हम क्या लिखेंगे 72x, और यहाँ जाएगा प्लस 54, ये आ जाएगा 000, कितने बार 3 बार 0, यानी 54,000 है ना। उसके बाद इसको क्या करेंगे 3x, अब इन दोनों को क्या कर लेंगे 69 से 54 इसमें से क्या कर देते हैं माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी जो ये वाले प्लस में है क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो ये 3x और ये हो जाएगा इक्वल टू 15,000, क्या हो जाएगा 15,000। तो x निकालना है, तो x कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा हमारा 5000, x कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। तो अगर x 5000 है, x आ गया हमारा 5000, तो x 5000 है, तो वृद्धि, तो 5000 क्या करेंगे 5000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, कितना करेंगे 5000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 अनुपात है। 5000 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 5000 क्या आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है, मल्टीप्लाई 3, और उसके बाद प्लस क्या कर देना 3000 कर देना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 18,000, कितना आ जाएगा 18,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो आप लोग जो है यहाँ पे थोड़ा ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो है समझाने का यहाँ पे थोड़ा इक्विपमेंट्स की वजह से भी और थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है, तो इसलिए जो है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 108 X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर जो है 2368 और 11 वर्ष में बढ़कर 3008 हो जाती है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 108 का यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप लोग जो है अगर आप चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि आपको वीडियो कैसे लग रही है, इससे मुझे भी पता नहीं चलता है। मैं वीडियो तो बनाता हूँ लेकिन मुझे ऐसे पता नहीं चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है, इसलिए आप लोग जो है कमेंट करना। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके जो अगर देखो मैथ्स और साइंस वालों के लिए तो दिक्कत नहीं है, मैथ्स और साइंस वालों के लिए, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं आर्ट्स वालों के लिए क्या है, मैथ्स और रीजनिंग की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा इस बैकग्राउंड से दूर रहते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है प्लीज़, आपको वीडियो अगर थोड़ा सही लगती है तो आप लोग जो है कमेंट, 2 LED टीवी सेट खरीदे, उसमें से एक को 20% लाभ पर बेचने पर तथा दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, तो उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। जहाँ पे भी आपको जो है यहाँ पे फ्रेंड्स लाभ रहता है, तो लाभ को आपको जो है जितना यानी 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और जितना परसेंट दिया होता है, अगर आपको हानि दिया है तो आपको माइनस करना है उसमें से, और अगर आपको जो है लाभ दिया है तो आपको उसमें क्या करना है, प्लस कर देना है। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है, तो 109 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा 200, और इसमें अगर माइनस में आंसर आएगा तो 200 क्या हो रही है, यहाँ पे हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 110 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है, पी और क्यू मिलकर ये खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं, क्यू और आर मिलकर इसे 12 दिन में, और पी और आर मिलकर इसे 18 दिन में काट सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें खेत की फसल को काटने में कितने दिन का समय लगेगा। तो 100 दिन का यहाँ पे बताना है, कौन से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 110। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा सी, 8 दिन। तो इसको हम P और प्लस Q, सबसे पहले कितने P और Q, तो मिलकर P प्लस Q करेंगे, फिर क्या है Q और R, तो Q प्लस R ले लेते हैं, और देन कौन है उसके बाद है, उसके बाद कह रहा है P और R जो है 18 दिन में कर लेते हैं, P और R 18 दिन में कर लेते हैं, तो P प्लस R ये हो जाएगा। अब इसका हम क्या ले लेंगे, इसका हम ले लेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इनका जो एलसीएम बनेगा, तो इनको अगर कितने दिन में, 16, 12 और 18, 16 सॉरी यहाँ पे P प्लस Q, तो ये करते हैं 9 दिन में। और इस तरह से इसको करके अगर हम करेंगे तो इसका क्या लेना है, पहले एलसीएम लेना है 9, 12, 18 का, और इनका एलसीएम लेंगे तो तब इनमें क्या हो जाएगा, फिर इनका टाइम, एक दिन का कार्य निकल जाएगा, एक यूनिट निकल जाएगी इनकी, कि एक यूनिट कितनी है, और अगर यूनिट निकलती है तो उसके बाद हमारा जो आंसर हो जाएगा 8 दिन आ जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। एक बस जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होती तो यह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय क्या है। तो 111 यहाँ पे ए राइट आंसर है, 8 मिनट। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो 100 यहाँ पे जो 12 है ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, 92 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 113। एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर्स और 7 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर। एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में जो है 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। 114 यहाँ पे राइट आंसर है, ए हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर्स। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और इनकी माध्यिका क्या है, माध्यिका 17 है। तो एक्स का मान यहाँ पे ज्ञात कीजिए। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सभी चीज़ें
तो यहाँ पे 100 जो 15 है, ए राइट आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, हाँ, अगला है 116 में नीचे दिए गए पाई चार्ट में फर्नीचर के विनिर्माण पर हुए व्यय का प्रतिशत यहाँ पे विवरण दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, बी को देखते हैं। ए और बी, प्रत्यक्ष श्रम लागत डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है हुए व्यय के संगत वृत्तखंड के केंद्र कोण का मान ज्ञात कीजिए। बी राइट आंसर है इसका 100.8 डिग्री, 100.8 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए जो है एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए होते। तो निवेश किया गया मूलधन क्या था, तो 117 का यहाँ पे 117, तो 117 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4,000। किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर 161 है। तो यदि अपेक्षित लाभ जो है 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा चाहिए, कितना होना चाहिए भाई, 118 यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 833। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। वल्केनो, तो वल्केनो क्या है, लावा। फायर क्या हो जाएगा, फायर से क्या आ जाएगा भाई 119। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बनेगा ये हो जाएगा स्मोक। फायर से क्या आता है, धुआं, ये तो आता है आग से। जैसे वल्केनो से लावा आता है तो फायर से क्या आती है, धुआं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं, निष्कर्ष, रीजन और यहाँ पे अजर्सन। तो सबसे पहले कथन एक निष्कर्ष दो दिया गया है। कुछ हिमस्खलन वर्षण है, कुछ हिमस्खलन वर्षण है। तो कुछ हिमस्खलन क्या है, वर्षण है, ये बताना है। तो कुछ हिमस्खलन, हम यहाँ पे हिमस्खलन ले लेते हैं। और ये क्या कह रहा है, वर्षण है, कुछ है वर्षण, ये कह रहा है। ये कुछ परले हिमस्खलन है, कुछ परले, तो कुछ परले हैं तो ये एच हो गया, ये वी हो गया वर्षण, और कुछ हो गया तो इसमें क्या ले लेते हैं हम, हिमस्खलन। तो कुछ इस तरह से, और उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ परले हैं हिमस्खलन, ऐसे। सभी हिमस्खलन तूफान है, यहाँ से इसको ले लेंगे, सभी हिमस्खलन तूफान है। ये सबसे बड़ा कौन बनेगा, तूफान का बनेगा। उसके अंदर क्या बनेगा, हिमस्खलन का बनेगा। और ये हो गया आपका परले, और ये हो गया आपका वर्षण। अब देखते हैं आगे, कुछ तूफान परले हैं, क्या कुछ तूफान परले हैं, कोई वर्षण तूफान नहीं है, कोई वर्षण तूफान नहीं है, कोई वर्षण तूफान नहीं है, क्यों नहीं है, और तूफान परले है। तो तूफान परले है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे 20 का, तो राइट आंसर क्या बन रहा है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2 पालन करता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। 121 अगर हम देखेंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GJL। अब GJL क्या हुआ, इसमें अगर हम एमपीएस, तो एमपीएस क्या है, MNO, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर P, तो +3 आ रहा है, M और P में +3, और P और S में भी +3 हो रहा है। ADG में देखते हैं, तो ADG में भी क्या हो रहा है, ABCD, तो 3 प्लस हो रहा है, और EFG 3 प्लस हो रहा है, NOP और Q, तो 3 प्लस यहाँ भी हो रहा है, और यहाँ पे भी 3 प्लस। लेकिन यहाँ पे देखते हैं HIJ, फिर यहाँ पे K और L, यहाँ पे एक ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, इसको हमें ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, और इसके स्थान पर क्या आ सकता है ये हमें बताना है। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसमें क्या आएगा, 122। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए ए आ जाएगा, डायरेक्ट बता देते हैं, ओ आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको क्या कैसे करना है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं,
तो COL, तो C कौन से नंबर पे आता है? 3 पे आता है भाई। और O किस में आता है? 12 में। और L तो 3 + 12 करते हैं तो L कितने में आता है? 15 पे आता है। तो इनको ऐड करके कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। D किस में आएगा? 4 में। D 4 में आ जाएगा। और T किस में आता है? 16 में। तो इनको ऐड करते हैं तो क्या आता है? 20। और 20 किस में आता है? P में। तो F कितने पे आता है? F आता है आपका ABCDEF 5 में। 5 में आ जाएगा। और यहाँ पे I जो है कितने पे आएगा ये हमें बताना है। तो F + I कितना हो जाएगा? तो 6 + 9, 6 + 9 हो जाएगा आपका। तो 6 + 9 कितना होता है? 15। तो 15 यहाँ पे 15 पे कौन सा आता है? तो 15 पे आपका आता है O। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कथन दिया गया, मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए कुछ विषय प्रकाश, ध्वनि और बिजली हैं। मेरे शिक्षक द्वारा चुंबकत्व और तरंगों का कोई भी विषय नहीं पढ़ाया जाता है। ऊष्मागतिकी को छोड़कर मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए सभी विषय बहुत ही बोधगम्य और दिलचस्प हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि मेरे शिक्षक ध्वनि विषय को बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ाते हैं। चुंबकत्व और ऊष्मागतिकी मेरे शिक्षक द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया विषय तरंग बहुत समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे बताना है अजर्सन और रीजन बताया गया है। तो यहाँ पे जो 123 है, डी राइट आंसर है। केवल निष्कर्ष एक जो है पालन करता है। 24 देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सोहन का मुख उत्तर पश्चिम है। या पहले इसको ऐसे, ये हो गया आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, इधर पश्चिम, ये हो गया उत्तर और नीचे हो गया आपका दक्षिण। ये क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व में। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी यहाँ पे है, इस यहाँ पे उसका फेस है। तो यहाँ पे उसका फेस है। तो ये क्या कह रहा है? वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री क्या करता है? दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त अगर हम ऐसे देखते हैं, ऐसा रहता है तो ये क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री सभी बन रहे हैं। तो दक्षिणावर्त यानी कहाँ आ रहा है? आप इधर। तो ये कितने डिग्री, अगर हम इसको देखेंगे, ये कितना पूरा एंगल, यहाँ पे है ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री पूरा है तो 45 डिग्री। अभी कितने है? 45। और यहाँ से आ जाता है तो ये पूरा तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री + 45 तो कहाँ पे पहुँच रहा है? और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कितना डिग्री बोला उसने? वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त आता है। तो केवल 90 डिग्री आता है तो कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे पहुँचेगा आधे में। यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है? तो कहाँ पे पहुँच गया? दक्षिण पूर्व में पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया? दक्षिण पूर्व में। फिर 360 डिग्री वामावर्त, 360 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो 360 डिग्री फिर क्या करता है? घूमता है यहाँ से। तो 360 डिग्री घुमा देते हैं तो यानी यहाँ पे पूरा फिर यहीं पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर कह रहा है 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब 90 डिग्री तो 45 हो गया और 45 ये हो गया, तो यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ से क्या होता है? दक्षिणावर्त मुड़ता है। सोहन का मुख अब किस दिशा की ओर है? तो अब बताना है सोहन का जो मुख है वो किस दिशा की ओर है। तो ये क्या है? तो ये हो जाएगा आपका, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित कूट भाषा में नेचर को जो है QYWSUC लिखा गया है, रीजन को UCDQRL लिखा जाता है। तो लोशन को कैसे लिखा जाएगा? लोशन बताना है 125। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है? जैसे N+3 किया गया है तो Q आया, और इसी तरह से A-2 क्या? Y आया, T+3 क्या? W आया, U-2 क्या? S आया, R+3 किया तो U आया, और E-2 आया तो C आया, E-2 करके C आया। इसी तरह से हमने क्या किया? 125 लोशन है तो L से क्या करेंगे? सबसे पहले तो L से जो है +3 करेंगे, O आएगा यहाँ पे। इसी तरह से ये R वाला भी बनेगा, रीजन वाला भी बनेगा, और इसी तरह से लोशन वाला भी बन जाएगा। और O से -2 करते हैं तो M बनेगा, T से +3 करते हैं तो W बनेगा, I से -2 करते हैं तो G, और O से +3 करते हैं तो R, और N से -2 करते हैं तो L बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, ये पहले ये आप जो है यहाँ पे ये सिक्वेशन यानी ये साइन लिख देना कि क्या क्या पे कह रहा है। तो मल्टीप्लाई का माइनस अर्थ है और प्लस का अर्थ है डिवाइड, और उसके बाद कह रहा है डिवाइड, तो माइनस का अर्थ है प्लस और डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो जैसे कह रहा है मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस,
तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो यहाँ पे। और कह रहा है प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन, और माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, डिवाइड का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा। हमारे क्या बना अब, 12 + 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, डिवाइड आएगा, और 12 - 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब ये बन जाएगा, हमारे साइन यहाँ पे चेंज हो गए। तो यहाँ पे बताना हमारा, यहाँ पे आप इसको व्यंजन का मान ज्ञात कितना होगा। बोर्ड मास का रूल आपको पता होगा, बोर्ड मास से हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को बोर्ड मास बी, फिर ऑफ को सॉल्व करना, ऑफ तो है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक तस्वीर की तरफ जो है इशारा करते हुए अमीषा कहती है, एक तस्वीर की तरफ अमीषा कहती है कि वह मेरे दादा के, वह मेरे दादा के, यानी सपोज ये क्या है, यहाँ पे एक तस्वीर थी, ये अमीषा है, अमीषा इसमें ले लेते हैं ए। अमीषा इस पे इशारा करती है, क्या बोलती है, वह मेरे दादा के, अब दादा भी होंगे इसके, यानी ये अमीषा यहाँ पे ले लेते हैं, इसके पापा होंगे, फिर इसके दादा होंगे, और ये क्या है, ये पापा को प्लस से और दादा को भी प्लस से डिनोट कर देते हैं। ये अमीषा है, तो अमीषा कह रही है कि वह मेरे दादा के, ये फोटो थी यहाँ पे, इसको बोल रहे तस्वीर को। अमीषा कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी पुत्र का पुत्र है, और ये अमीषा क्या है, लड़की होगी, माइनस होगी, यानी यहाँ पे देखेंगे तो पुत्र का, यानी इकलौते पुत्र यानी इसके पापा, अमीषा के पापा, ये हो जाएगा। तो ये करे इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो ये पुत्र हो जाएगा। अब इसका अमीषा का पापा ये होगा, तो इसका पुत्र ये भी होगा, ये दोनों क्या है, भाई बहन हो गए। तो आंसर हो जाएगा ए, भाई हो जाएगा। यदि 15 मई 2001 को, यदि 15 मई 2001 को मंगलवार है, तो 11 जून 2013 को कौन सा सप्ताह होगा। 128 में राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मंगलवार। तो इसमें क्या करना है, ऐड कर देने 15 मई 2001 मंगलवार, इनके बीच के अतिरिक्त दिन कितने हैं, 15 मई में, तो 15 प्लस, तो इसमें 12 हो जाएगा, 12 + 3 करेंगे और डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, तो एक दिन बच के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वह नारे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित यहाँ पे पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, उपन्यास और नोटबुक। तो सबसे पहले जो बड़ा सर्कल बनेगा ये किसमें, तो इसमें हमें दिखाना है कि कौन सी पुस्तकें हैं, कौन से उपन्यास हैं, कौन से नोटबुक हैं, कौन से क्या है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे जोड़े करके बनाने होते हैं, जैसे B-M, तो 3-3 के पहले काउंट करते हैं कितने हैं, फिर इस तरह से जोड़े बना के इनको करना होता है सॉल्व, और जैसे ये जोड़े बनेंगे तब ये सही सॉल्व हो जाते हैं, ऐसे 3-3 के जोड़े बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो 130 है, इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे बताना है, 132, तो यहाँ पे बी राइट आंसर है। माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, शुद्ध वाक्य, सॉरी यहाँ पे 131 बताना था। अभिव्यंजनवाद, व्यंजनावाद क्या है, सही वर्तनी बतानी है, तो अभिव्यंजनावाद क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, 132 बी राइट आंसर है। माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए हैं। आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होता है। भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है। दीपावली की घटना पर अवश्य लाना, तो ये गलत है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आद्रक का तद्भव क्या होगा, तत्सम और तद्भव की मैंने वीडियो अपलोड भी कर रखी है, तो उन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताने 133 आद्रक का तद्भव क्या होगा, तो 133 का यहाँ पे सी राइट आंसर है, अदरक हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे जो है अदरक अदरक हो जाएगा, अग्नि का आग होगा, रात्रि का रात होगा, ज्येष्ठ का जेठ होगा, क्षार का खार होगा, अक्षी का आंख होगा। आदर्शिका का तद्भव शब्द है 134, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये होगा आरसी। तो यहाँ पे जो है आँच का आर्ची, आरसी का आदर्शिका, आदर्श, अदरक का आदरक,
135। कुक्सी शब्द का तद्भव क्या होगा? 135 ए राइट आंसर हो जाएगा, कोख हो जाएगा। तो कुक्सी का कोख, आंत्र का आंत, आक्षी का आंख, पक्षी का पंछी। 136 यहाँ पे अनघ का विलोम होगा 136, डी राइट आंसर हो जाएगा अघी। विज्ञ का विलोम शब्द होगा 137, तो 137 डी राइट आंसर हो जाएगा अज्ञ। यहाँ पे थोड़ा इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे निष्पाप है 136, तो निष्पाप का क्या हो जाएगा? पाप। कीर्ति का क्या हो जाएगा? अकीर्ति हो जाएगा। और यहाँ पे 137 में तो जैसे यहाँ पे क्या है, प्रज्ञ का हो जाएगा मूढ़ या अप्रज्ञ। उसके बाद क्या है? उपकार, उपकार का अपकार, यहाँ पे तो है नहीं शब्द। अगला आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए। आंख का पर्यायवाची बताने 138, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोचन। नेत्र, चक्षु, लोचन ये सभी हैं। तो 138 में देखेंगे नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अंबक आदि हैं। 139 निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द किस असंगत युग्म बताना है। तो 139 का यहाँ पे देखेंगे असंगत हो जाएगा। गज, हस्ती, केसरी। केसरी आपको पता है हनुमान जी, हाथी, गज, हस्ती ये तो हो गए। लेकिन यहाँ पे बादल, जलधर, मेघ, बारिश सही है। घर, गृह, निकेतन, आलय, सूर्य, भानु, दिवाकर ये सही है। तो 139 यानी जो हाथी है, गज, हस्ती, केसरी पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत युग्म में केसरी जो है सिंह का पर्यायवाची शब्द है और शेष विकल्पों के शब्द युग्म असंगत हैं। सॉरी यहाँ पे केसरी क्या है? सिंह का। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इनके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? 140, सी राइट आंसर हो जाएगा अंतर्ध्यान। जिसे जीता न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा 141, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजेय। जिसका अंत न हो ये हो जाएगा अनंत। जो गाया न जा सके अज्ञेय, किया जाने योग्य न हो अकर्मण्य, जिसकी सीमा न हो असीमित, जो बहुत गहरा हो अगाध। 142 निम्नलिखित में से उपसर्ग उर्दू का नहीं है। 142 सी राइट आंसर है ऊन। ऊन उपसर्ग उर्दू का नहीं है बल्कि हिंदी का उपसर्ग है, जैसे 19, 49 आदि। 143 यहाँ पे जो है चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है इसको हमें बताना है। पढ़ते से बने शब्द का 143 बी राइट आंसर है गंवार। तो यहाँ पे जो है गंवार होगा, गंवार शब्द आर प्रत्यय है मिलकर बना है। जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास का पहला पद जो है अव्यय हो और प्रथम पद प्रधान हो, तो इसमें जो 144 बी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। समास की मैंने जो है पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आप जो है देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? 145 बी राइट आंसर है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। 146 सी राइट आंसर हो जाएगा वीर प्लस आंगना। निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? 147, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा विस्मरण। अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे 145 पे एक बार देख लीजिएगा। पंचामृत में कौन सा समास है? हमने देखा द्विगु समास। तो यहाँ पे वह समसामयिक सामासिक शब्द जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो और विशेषण हो और समस्त पद किसी समूह का बोध करा रहा हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे त्रिफला, अष्टाध्यायी, चौराहा, पंचतत्व, त्रिवेणी, दोपहर आदि। और 146 जैसे अब वीर प्लस आंगना तो वीरांगना हो गया, तो यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और जैसे पत्र प्लस आलय पत्रालय तो ये दीर्घ स्वर संधि। मरण प्लस आलय मरणासन दीर्घ स्वर संधि। यथा प्लस अर्थ यथार्थ दीर्घ स्वर संधि। 147 हमने देखा विस्मरण, तो विस्मरण शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। विस्मरण में जो है अधोपति, यशोधा तथा बहिर्मुखी में विसर्ग संधि है। जो निम्नलिखित में से, तो यहाँ पे जो है अधोगति में हो गया, बहिर्मुखी हो गया, यशोदा में जो है विसर्ग संधि है लेकिन विस्मरण में नहीं है। 148 यह मूंग और मसूर की दाल, यह मूंग और मसूर की दाल है, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है यह मूंग और मसूर की दाल है, लोकोक्ति का अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना होता है। डी राइट आंसर है। 149 है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, का अर्थ क्या हो जाएगा? 149 डी राइट आंसर है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता।
150 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, घड़ों पानी पड़ जाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 150 सी राइट आंसर है, अत्यंत लज्जित होना। तो चोरी करके पकड़े जाने पर रोहन के जो है घड़ों पानी फिर गया। तो यहाँ पे हमने जो है जो प्रैक्टिस है 4 था, इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी आप प्लीज़ कमेंट करना। थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।